हम पढ़ेंगे परमाणु और अणु के बारे में। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। तो ये परमाणु और अणु प्रकृति के अंदर जो सारी चीजें हैं वो एक पदार्थ के रूप में प्रेजेंट होती है। जैसे आपकी लकड़ी हो गई, लोहा हो गया, आपकी बहुत सारी चीजें, जितने भी सामग्री बनी हुई है प्रकृति के अंदर, वो सारी आपके क्या होती है, पदार्थ। और उन पदार्थों के अंदर क्या होते हैं, आपके कण होते हैं। क्या होते हैं, कण। और वो कण मिलकर क्या बनाते हैं, उस पदार्थ का निर्माण करते हैं। उन कणों का अध्ययन करते हैं तो हम क्या देखते हैं उसके अंदर, हम उसके अंदर देखते हैं अणु या परमाणु की संरचना। अणु या परमाणु की संरचना। अणु होते हैं, परमाणु का बड़ा रूप है। क्या है, परमाणु का बड़ा रूप। और परमाणु क्या है, छोटा है, अणु से छोटा है। तो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और अणु फिर क्या करता है, पदार्थों को बनाता है। अणु, बहुत सारे अणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये बनता कैसे है, जो पदार्थ आपके बना है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया पदार्थ के रूप में गैस भी हो सकता है। पदार्थ की तीन अवस्था है, तीन अवस्था में पदार्थ हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में तीनों, एक दो, इन तीनों अवस्था में पदार्थ हो सकता है आपके। इन तीनों पदार्थों का निर्माण किस प्रकार से होगा, वो निर्माण जैसे मान लिया मैंने कह दिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए, कार्बन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोजन हुआ और क्या बना, CO2। तो ये CO2 कैसे बनी, तो इसका एक रासायनिक संयोजन होता है। क्या होता है, रासायनिक संयोजन। दो रसायन आपस में मिलके किसी तीसरे उत्पाद का निर्माण करता है, नई चीजों को बनाता है। यहाँ पे किसका निर्माण करते हैं, पदार्थों का। किसका, पदार्थों का। तो आपके जो पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसके अंदर अपन आंतरिकता से जांचेंगे कि जो पदार्थ, दो चीजें मिल रही है, अणु या परमाणु, और फिर कोई नया पदार्थ बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, उसके अंदर किस प्रकार के नियम काम करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ आपके रासायनिक संयोजन के नियम। तो मैं कह रहा हूं जैसे आपके क्या बन रहा है, 2H2 प्लस O2। आपके यहाँ बन रहा है H2 2H2O, वाटर बन रहा है। अब ये वाटर बनने में जो रासायनिक संयोजन हुआ है यहाँ का, इनमें कुछ न कुछ नियम काम करते हैं जो आपके वैज्ञानिकों ने दिए थे। पहले हम नियमों के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे जो आपके डाल्टन का सिद्धांत है, और फिर अणु और आयन के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है आपके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे ये क्या है, आपके जो अणु है ये संयोजित होंगे, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। मतलब जो आपके अभिक्रिया होने से पहले वाले जो अभिकारक और अभिक्रिया के बाद कह रहे हैं कि जो ये आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान संरक्षण सुरक्षित कर लो। इनका द्रव्यमान कितना होगा, इनका द्रव्यमान, इसके हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 गुना 2 4 अणु, और इसका द्रव्यमान कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 अणु, द्रव्यमान होता है आपके 16। तो 4 प्लस 32, टोटल कितना हुआ 36। ठीक है, इधर आ जाते हैं, हाइड्रोजन कितना है 4 गुना 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है आपके 2 गुना 16। तो ये टोटल कितने हुए, 4 प्लस आपके 32, 36। तो इस प्रकार से अपन क्या देखेंगे, द्रव्यमान सुरक्षित। हमेशा द्रव्यमान, इधर का द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले वाले का और इधर का द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है, एक जैसा रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, तो उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, या भार हमेशा पृथ्वी पे समान रहेगा, कुछ भी पदार्थ नहीं बने। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात। नाम से स्पष्ट है कि आपकी अनुपात जो क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा, स्थिर रहेगा। अब ये कौन से अनुपात की बात कर रहा है, जैसे मैंने कह दिया कि आपका जल है, क्या है, वाटर, H2O। तो H2O में क्या होगा, आपके हाइड्रोजन के हमेशा 2 अणु, कितने, हाइड्रोजन के हमेशा 2 अणु, और ऑक्सीजन का कितना, 1 अणु, मिलके ही क्या, किसका निर्माण होगा, जल का। अब अपन इसमें देख लेते हैं इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो जल का द्रव्यमान कितना होगा, 2 गुना 1। 2 आपके एटम की संख्या है और 1 क्या इसका द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है 16, और एटम कितना है 1। टोटल कितना हुआ, 2 प्लस
16, 18। ये हमेशा जो 18 यू बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? यू से। तो ये हमेशा 18 ही रहेगा। अब इसको अणु को चाहे आधा कर लो आप, चाहे दुगुना कर लो, चाहे 2H2O कर लो, चाहे हाफ H2O कर लो, 2H2O कर लो या चाहे हाफ H2O कर लो। ये द्रव्यमान हमेशा अनुपात क्या रहेगा? समान रहेगा। अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? स्थिर। जैसे मैंने कहा 18 यू, तो एक अणु हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा आपके? 18 यू ही होगा हमेशा। इसके बाद आपके आ जाता है गुणित अनुपात का नियम। ये आपके उच्च क्लास में पढ़ाया जाता है। पारस्परिक अनुपात का नियम, पारस्परिक अंतर संबंध कैसे करते हैं, अणु जुड़ते कैसे हैं, वो उस नियम से संबंधित। गैसीय आयतनों का नियम। अब गैसें हैं, इनका आयतन में ये कण और परमाणु की किस प्रकार से इंटरेक्शन करते हैं, क्या जुड़ते हैं, आबंधन करते हैं, उसके बारे में। तो वो आपके सारे किसमें कराया? उस कक्षा में पढ़ाया जाए। तो थोड़ा बहुत समझ में आया? रासायनिक संयोजन का अपन दो नियम पढ़ेंगे। पहला आपके द्रव्यमान संरक्षण नियम, दूसरा आपके स्थिर अनुपात का नियम। अब आ जाते हैं आपके डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, आपको नाम दिख रहा है। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया? परमाणु के बारे में कुछ बताया। क्या बताया? परमाणु के बारे में, जो प्रकृति के अंदर क्या है? एक सूक्ष्म कण है, उसके बारे में डाल्टन ने सिद्धांत दिया। अब क्या बताया? तो ये देख लेते। ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। आपके पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे और किन चीजों को पढ़ के हमें क्या पता लगेगा, उन चीजों के बारे में। हम उद्देश्य के बारे में भी बात करेंगे आगे जाके, किस उद्देश्य के लिए हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पहला उद्देश्य तो आपको क्लियर हो गया कि जो रासायनिक अभिक्रिया और प्रकृति के अंदर पदार्थ बन रहे हैं, ये पदार्थ एक दूसरे के अंदर चेंज हो रहे हैं, तो ये किस प्रकार से चेंज होते हैं, अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, हम उनका बहुत ही संक्षिप्त या अच्छे ढंग से अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, उस बारे में। तो आता है आपके डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? जो आपके कहता है अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान को न उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, ये रूपों में परिवर्तित होता रहेगा। और पारस्परिक अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। पारस्परिक अनुपात का मतलब हो गया ये परस्पर अनुपात को क्या करेगा? हमेशा निश्चित बनाए रखेगा, बदलेगा नहीं। अब आ जाते हैं आपके परमाणु। डाल्टन ने बताया परमाणु के बारे में। पहले बताया परमाणु द्रव्यमान, क्या होता है आपके? परमाणु द्रव्यमान। दूसरा आपके परमाणु का अस्तित्व, परमाणु का अपना कहां तक अस्तित्व, अकेला परमाणु अपने आप को कहां तक बैलेंस कर पाता है, अकेला परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में रहता है, वो अणु का द्रव्यमान। अब बाद में आप क्या अध्ययन करेंगे अपन? एटम का। किसका? एटम का, अणु का। अब अणु क्या होता है? अणु का द्रव्यमान क्या होता है? जिसको आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। अणुओं के प्रकार कितने होते हैं? तो आपके दो प्रकार है। एक प्रकार से परमाणु से निर्मित, जैसे मैंने बोल दिया हाइड्रोजन, ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक ही प्रकार के परमाणु, कितने? दो परमाणु एक ही टाइप के हैं। नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन। ये सारे क्या है? एक अणुओं के प्रकार है। दूसरा है भिन्न प्रकार के परमाणुओं से निर्मित, जैसे आपने कह दिया CO2, H2O, ये क्या है? अलग अलग परमाणुओं से निर्मित है। बाकी मैंने आपको बताया था मैंगनीज ऑक्साइड, बहुत सारी चीजें, ग्लूकोज हो गया आपके, या कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें क्या? भिन्न भिन्न परमाणु से निर्मित है। तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद सूत्र इकाई द्रव्यमान, एक जैसे अपन को दे दिया H2O, इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, उस बारे में। और फिर आती है आणविकता। आणविकता क्या होती है? अणु की परमाणुता आणविकता होती है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। फिर आते हैं अपन आयन के बारे में। अब आयन क्या होते हैं? परमाणु की समान संरचनाएं, उनके बारे में। सरल आयन क्या होते हैं? यौगिक आयन क्या होते हैं? फिर मोल संकल्पना, मोल क्या होता है? अब क्या होता है? परमाणु आप बहुत छोटा है, तो इसके लिए आपके परमाणु के मापन के लिए जो आपकी संकल्पना थ्योरी दी गई, वो मोल के अंतर्गत आती है। और मोल पर आधारित गणनाएं, मोल के आधार पर किस प्रकार से गणनाएं की गई। ये पूरे चैप्टर के अंदर अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे।
इन चीजों का। तो अपन शुरुआत करते हैं किससे, आपके नियम से, किसके, रासायनिक संयोजन के नियम से। थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ कि हम विषय वस्तु के बारे में किस किस चीजों में अध्ययन करेंगे, तो देखते हैं रासायनिक संयोजन का नियम और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। रासायनिक संयोजन के नियम में दो नियम है, स्थिर अनुपात और द्रव्यमान संरक्षण। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु के बारे में बताया, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु का अस्तित्व के बारे में। परमाणु अणु एवं उनके गुणधर्म, परमाणु और अणु दोनों के बारे में और उनके गुणधर्म क्या है, वो पर्यावरण जो आपकी प्रकृति के अंदर है वो किस प्रकार से प्रेजेंट रहते हैं, अणु के प्रकार क्या है, परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं, केंद्र के अंदर क्या है, उसके परिधि के अंदर क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में बताया गया। और अणु के बारे में, जो परमाणु है आपस में संयोजित कैसे होकर अणु का निर्माण करते हैं और प्रकृति के अंदर क्या होते हैं, अणु के रूप में पाए जाते हैं, मुक्त रूप में परमाणु का अस्तित्व क्यों नहीं है, इस बारे में। अब आयन क्या है, आयन का मतलब हो गया कोई ना कोई परमाणु क्या करता है, किसी के साथ संयोजकता को साझा करता है, तो वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को देता है या उससे ग्रहण करता है। इस प्रकार से वो खुद को क्या बनाता है, एक आयन का निर्माण करता है। जैसे आप कहोगे NaCl, तो Na+ आयन है, Cl- क्या है, आयन है। तो क्लोरीन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये दोनों मिलकर आप किसका निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड। किसका, तो ये दोनों मिलके, तो ये क्या है, आयन है। विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र, विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, तो आपके जो अणु और परमाणु हैं ये मिलके कुछ न कुछ रसायन का निर्माण करते हैं, और उन रसायन का निर्माण को अपन किसी एक फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, वो के आपके रासायनिक सूत्र। तो ये बनते कैसे, उसके बारे में 5 ही आपके मोल्स हल करना। मोल क्या होता है, मैंने कहा था आपके परमाणु द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसी मापने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई, उन थ्योरीज का अध्ययन करने के लिए मोल्स हल करना के अंदर करते हैं। यहां तक अपन देख लिया था रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात के नियम। अब इनको थोड़ा विस्तृत से पढ़ लेते हैं। अब अपन पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण का मतलब सुरक्षा, और किसकी, द्रव्यमान की, और किस में हो रही है, आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर। तो रसायनों के अंदर द्रव्यमान की सुरक्षा। अब रसायनों के अंदर द्रव्यमान सुरक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि अब जब अभिक्रिया देखेंगे तो परिवर्तन होते हुए देखेंगे, तो जितना द्रव्यमान था पहले उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद होना चाहिए। तो द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, उसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान होते या विनाश संभव नहीं है। द्रव्यमान को ना तो ज्यादा किया जा सकता है अभिक्रिया से बाद, न उसको कम किया जा सकता है। तो ये आपके द्रव्यमान का क्या नहीं हो सकता, ना नष्ट किया जा सकता, ना उत्पन्न किया जा सकता। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि हम इस अभिक्रिया में किस प्रकार से इसका उपयोग देख सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के द्रव्यमान की जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान जोड़ के बराबर होगा। अभिक्रिया अभिकारकों के द्रव्यमान की जोड़, अभिकारकों के द्रव्यमान की जोड़ उत्पादों के द्रव्यमान की जोड़ के बराबर क्या होती है, दोनों बराबर होगी। ये आपके हो गए अभिकारक और वो हो गए उत्पाद। इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ने पर क्या होगा, हमेशा समान रहेगा। जैसे मैंने H2O को बोला कितना होता है 18, उत्पाद में अभिकारक में भी जो जल है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा 18, और उत्पाद जब जल बनेगा एक अणु जल, उसका भी द्रव्यमान कितना होगा आपके 18। इस प्रकार से ये क्या आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे आपको यहां समझा रखा है, यहां आपको दे रखा है M में कोई क्या है, एक पहला अभिकारक है, M भी कोई दूसरा अभिकारक है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं MaB। A का B का, A और B का क्या, AB का द्रव्यमान। अब देखो यहाँ क्या आपके 2H2 गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। अब हाइड्रोजन का यहाँ द्रव्यमान कितना है, हाइड्रोजन कितने अणु है, 2 अणु है, और
इसके साथ आपके 4 ग्राम है द्रव्यमान, कितना है 4 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 अणु है और एक का कितना द्रव्यमान होता है 16। यहाँ थोड़ा गलत लिख रखा है आपकी, 1 गुणा 4 होगा, कितना होगा 4 ग्राम। तो 1 गुणा 4 है, कितना है 1 गुणा 4, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान कितना होता है 1 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4, 1 गुणा 4 4 ग्राम। और यहाँ पे ऑक्सीजन की अणु की संख्या 2 है और द्रव्यमान संख्या 16 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 32 ग्राम। अब अपन देख लेते हैं उत्पाद में द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4, कितनी है 4, और ऑक्सीजन की संख्या, इसका द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2 और 16, टोटल कितना हो गया 36। इस प्रकार से होता है आपके। यहाँ ये तो समझा रखा है, ये आपके अणु को इसने क्या लिया बाहर ले लिया, और अंदर हाइड्रोजन कितने 2 प्लस ऑक्सीजन द्रव्यमान 16, टोटल आपके हो गए 36। ठीक है, इस प्रकार से होता है।